पास क्वेश्चन नंबर 10 जो एनसीईआरटी पेज नंबर 25 से लिया है। द इनकरेक्ट स्टेटमेंट लेना है अमंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। तो पहला स्टेटमेंट लिखा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैन नेवर क्रॉस ईच अदर, ठीक बात है। इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड लाइंस डू नॉट फॉर्म एनी क्लोज लूप, ठीक बात है। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्लोज लूप बनाती हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्लोज लूप नहीं बनाती हैं। इन चार्ज फ्री रीजन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैन बी टेकन टू बी कंटिन्यूअस कर्व, बिल्कुल ठीक बात है। यदि किसी रीजन में चार्ज नहीं है तो वहां पे कंटिन्यूअस लाइन बनने वाली है। डिसकंटिन्यूटी चार्ज की प्रेजेंस में ही आती है, उस चार्ज की वजह से ही डिसकंटिन्यूटी फील्ड लाइंस में आती है। यहां पे डी ऑप्शन कह रहा है कि फील्ड लाइंस अराउंड अ सिस्टम ऑफ 2 पॉइंट पॉजिटिव चार्ज इज स्ट्रेट एंड पैरेलल लाइंस पिक्टोरियली, बिल्कुल गलत बात है। यदि दो पॉजिटिव चार्ज आपके पास हैं तो फील्ड लाइंस यहां से कुछ इस तरीके से निकलती हैं, फील्ड लाइंस, ठीक है, याद रखिएगा। इस तरीके से फील्ड लाइन का पैटर्न हमें देखने को मिलता है, इस तरीके से। ये दो पॉजिटिव चार्ज की वजह से फील्ड लाइन का पैटर्न है। दीज आर नॉट स्ट्रेट लाइन ये नहीं है, इसका मतलब ये गलत है, यही हमारा आंसर होने वाला है, ठीक है। आगे चलते हैं इसके बाद। हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आई एम नीरज कुमार चौधरी और फिजिक्स टीचर। बच्चों, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन लेके आया हूं अगेन आपके लिए। अनअकैडमी चैंपियंस लीग इज बैक अगेन। फिर से अनअकैडमी चैंपियंस लीग का टेस्ट हो रहा है, जो कि 14th एंड 21st ऑफ नवंबर को होगा ग्रुप स्टेज पे, जिसमें 25 क्वेश्चन होंगे और 1 घंटे का एग्जाम होगा, 1 से 2 PM होगा, ठीक है बच्चों। और फाइनल्स होगा 28 नवंबर को, जिसमें 75 क्वेश्चन होंगे और 3 आवर्स का होगा, जो कि 1 to 4 PM होगा। और इसमें बच्चों बहुत अच्छे अवार्ड्स हैं, ठीक है ना, ये आप जानते ही हो बहुत अच्छे तरीके से। 5 CR तक के आप इसमें अवार्ड्स जीत सकते हो, इतना बड़ा पूल है, तो चांसेस बहुत ज्यादा है, ठीक है बच्चों। और अगर इसमें आप अच्छी रैंक लाते हो ग्रुप स्टेज में, तो 1 से 10 पे आपको 20,000 का प्राइस है और 100% स्कॉलरशिप है, यानी कि कोई भी सब्सक्रिप्शन लेते हो 100% ऑफ, ठीक है ना। 11 to 30 की रैंक आती है तो 10,000 और 50% इस पे ऑफ, और बाकी का भी आप देख सकते हो। और अगर आप फाइनल में रैंक लेके आते हो तो आपको 1 लाख का कैश प्राइज है और 100% स्कॉलरशिप है, ठीक है ना। ऊपर के टॉप 10 रैंकर्स को, यानी कि 1 से लेके 10 तक 100% स्कॉलरशिप है, और रैंक 1 को 1 लाख, 2 और 3 को 60 और 4 और 10 को 50,000 तक के प्राइस हैं, ठीक है बच्चों। तो बहुत ही बेहतरीन मौका है अच्छे प्राइजेस जीतने का, ठीक है बच्चों। और ये है स्पेशल प्राइज वीक, यानी कि ये जो हफ्ता चल रहा है, अगर इस वीक में आप सब्सक्रिप्शन लेते हो तो आपको बहुत बड़ा डिस्काउंट मिल रहा है, ठीक है ना। 10 + 10 यानी कि 20% का, अप्रोक्सीमेटली 20% का डिस्काउंट मिल रहा है आप अगर इस स्पेशल वीक में सब्सक्रिप्शन लेते हो तो, ठीक है ना। किस तरीके से? अगर आप आइकॉनिक का सब्सक्रिप्शन लेते हो और तो मान लीजिए 1 लाख का अगर आपकी फीस है, तो आपको बस 81,000 का पड़ेगा वो, यानी कि पूरे 19,000, यानी कि अप्रोक्सीमेटली 20% का आपको फायदा है। प्लस वाला जो है, प्लस में अगर आप देखते हो तो आपको प्लस में भी जो चीज 53,000 की है, वो आपको मतलब 53,000 की पड़ रही है आपको 12,000 का ऑफ लेके, ठीक है। तो ये चीज पहले 67,000 की थी, अभी आपको 53 की मिल रही है, यानी कि पूरा 20% ऑफ है। किस वजह से? इस स्पेशल वीक की वजह से। और ये वीक आपका 10 से 17 नवंबर तक है, यानी कि समझ लो आज इसका लास्ट है। मे भी पॉसिबल है 1-2 दिन एक्सटेंड हो सकता है, बट इसका ऑफिशियली आज लास्ट डे है, 17 नवंबर, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट देखिए, ऑल स्टार क्रैश कोर्स बैच, ठीक है ना, 11th क्लास के स्टूडेंट्स के लिए, ठीक है ना, एक क्रैश कोर्स लॉन्च किया जा रहा है, ठीक है ना, 17 नवंबर से, ठीक है ना। 11th का सिलेबस 4 महीने में पूरा कर दिया जाएगा, और जितने भी स्टार एजुकेटर हैं अनअकैडमी पे, वो सब लोग इसमें आपको कुछ चैप्टर पढ़ाएंगे, ठीक है ना। ये देखिए सारे के सारे टॉप टीचर्स हैं, ये सब आपको कुछ पोर्शन पढ़ाएंगे और 11th का पूरा सिलेबस 4 महीने में कर देंगे पूरा, ठीक है ना। तो ये आपके लिए बहुत ही बेहतरीन मौका है। अगर आप किसी तरीके से कहीं पे चूक गए हैं कोई बैच ज्वाइन करने में, ठीक है, तो आप इससे भी अपना काम कर सकते हैं, ताकि 12th क्लास में आते आते आप में और किसी रेगुलर स्टूडेंट में कोई डिफरेंस ना बचे, ठीक है बच्चों। और इसके बाद आता है ये IIT JEE मेगा कॉम्बैट। ये इंटीजर क्वेश्चंस का कॉम्बैट है, स्पेशली इंटीजर क्वेश्चंस का, ठीक है ना, जो कि 21 नवंबर को सुबह 11 बजे होगा। 60 मिनट्स में 21 इंटीजर क्वेश्चन होंगे,
ठीक है ना। और ये लेटेस्ट IIT जेईई पैटर्न पे बेस्ड है। अगर आप इसमें बहुत अच्छा करते हो तो टॉप 50 रैंकर्स को और 500 लकी पार्टिसिपेंट्स को बहुत अच्छे अच्छे सरप्राइज गिफ्ट मिलने वाले हैं। आप देखिए इसमें आईपैड मिनी है, सैमसंग टैब है, फिटबिट स्मार्ट वॉच है और ये JBL के हेडफोन्स हैं और Amazon के वाउचर्स हैं। ठीक है बच्चों, तो जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी इसके लिए एनरोल कर दीजिए और मेरी तरफ से बेस्ट ऑफ लक। क्वेश्चन नंबर 11 यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं। सवाल में आपको दिया हुआ है कि एक डायपोल है और कंसिस्ट ऑफ टू चार्जेस Q एंड माइनस Q सेपरेटेड बाय अ डिस्टेंस ऑफ 2a। 2a के बराबर सेपरेशन है दोनों चार्जेस के बीच में, इससे मतलब डायपोल मोमेंट हम बता सकते हैं। द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ दिस डायपोल एट डिस्टेंस r फ्रॉम द सेंटर ऑफ डायपोल एट अ पॉइंट a ऑन द एक्सिस इज इक्वल टू। तो यहाँ पे पॉइंट A है और वो एक्सिस पर है, दिया हुआ है कि r की जो वैल्यू है वो ग्रेटर देन a के बराबर है। तो हम जानते हैं कि एक्सियल पोजीशन पर इलेक्ट्रिक फील्ड का जो मैग्नीट्यूड होता है वो होता है 2kp बाय r क्यूब के बराबर। तो यहाँ पे कोई फॉर्मूला कोई मैच कर रहा है क्या ऑप्शन यहाँ पे? तो यहाँ पे पहला वाला जो ऑप्शन है वो मैच हो रहा है। यदि मैं k को 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट लिख देता हूं तो आपको मिलेगा 2p/4 पाई एप्सिलॉन नॉट r क्यूब के बराबर इलेक्ट्रिक फील्ड आपको मिल जाएगा। तो यहाँ पे आप ऑप्शन नंबर 1 जो है टिक कर सकते हैं। इसके बाद अगला सवाल है हमारे पास जो पेज नंबर 35 से लिया हुआ है कि इलेक्ट्रिक फील्ड कंपोनेंट्स आर Ex इज इक्वल टू 100x टू द पावर हाफ, यानी कि 100√x लिखा है। Ey इज इक्वल टू Ez इज इक्वल टू 0। y डायरेक्शन में कोई कंपोनेंट नहीं है, z डायरेक्शन में कोई कंपोनेंट नहीं है इलेक्ट्रिक फील्ड का। कैलकुलेट नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू द क्यूब प्लेस्ड इन इलेक्ट्रिक फील्ड एज एट शोन पोजीशन। तो इस पोजीशन पे क्यूब रखा है तो बताना है कि फ्लक्स कितना पास होगा। तो भैया देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड सिर्फ x डायरेक्शन में है तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऐसे जा रही होंगी और ऐसे बाहर निकल रही होंगी। ठीक है, तो यहां आप क्लियरली देख सकते हैं कि जो ये वाला फेस है, ये वाला फेस, यहां से फील्ड लाइंस एंटर कर रही हैं और इस वाले फेस से जो फील्ड लाइंस हैं बाहर निकल रही हैं। बाकी के जो 4 फेसेस हैं 1 2 3 और इसके पीछे 4, 1 2 3 4, इन चारों फेसेस से कोई भी फ्लक्स पास नहीं होगा। तो हमारे पास 2 यहाँ पे फेसेस जो हैं उनसे फ्लक्स पास होने वाला है। एक है फेस ये और दूसरा फेस है हमारे पास ये। यहां से फील्ड लाइंस बाहर निकल रही हैं तो फ्लक्स जो है वो पॉजिटिव आ जाएगा और यहां से फील्ड लाइंस अंदर जा रही हैं तो फ्लक्स यहां से नेगेटिव आ जाएगा। याद रखिएगा फ्लक्स फील्ड लाइंस अंदर जा रही हैं तो फ्लक्स नेगेटिव है और फ्लक्स लाइंस बाहर आ रही हैं तो इसका मतलब फ्लक्स पॉजिटिव है। तो भैया यहां पे हम कह सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड इस पूरे रीजन में, इस पूरे फेस पर, क्योंकि यहां पर x की वैल्यू क्या है बेटा 1 के बराबर है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इस पूरे रीजन में मैं कह सकता हूं इस फेस से जितना भी इलेक्ट्रिक फील्ड पास होगा दैट विल बी इक्वल टू 100 into अंडर रूट ऑफ x which is अंडर रूट ऑफ 1 is equal to 100। यदि मैं इस फेस से पास होने वाले इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करूं तो यहाँ पे x की वैल्यू हर जगह कितनी है 4 के बराबर है, ये 3 और एक 1 कितना आ गया 4। तो यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड में लिख सकता हूं कितना आ जाएगा 100 अंडर रूट ऑफ 4 इज इक्वल टू 200। तो भाई यहां से फ्लक्स जो पास होगा वो लिखूंगा मैं इलेक्ट्रिक फील्ड E विच इज 100 इंटू एरिया। इसका एरिया कितना है भैया, ये 3 और 3/3 का ये स्क्वायर है तो कितना आ जाएगा आपके पास 9, और यहां से पास होने वाला फ्लक्स कितना आ जाएगा 200 इंटू 9। तो टोटल फ्लक्स हमारे पास मिल जाएगा, टोटल फ्लक्स इज इक्वल टू प्लस में 1800 माइनस में 900, तो आपको आंसर मिल जाएगा प्लस में 900 के बराबर। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स टोटल जो इस क्यूब से पास होगा दैट विल बी 900 के बराबर। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 1 जो है इसे आप टिक कर सकते हैं। अगला सवाल है हमारे पास की जो एनसीईआरटी पेज नंबर 37 से लिया हुआ है कि इनफाइनाइट लॉन्ग स्ट्रेट वायर हैज लीनियर चार्ज डेंसिटी दिस मच, द इलेक्ट्रिक फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय अ प्रोटॉन, प्रोटॉन के ऊपर लगने वाला फोर्स एट परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ 10 मिलीमीटर फ्रॉम एक्सिस ऑफ वायर इज इक्वल टू। तो वायर के एक्सिस से हमें डिस्टेंस पता है, चार्ज का डेंसिटी पता है, हमें चार्ज पता है, तो यहां से मैं फॉर्मूला लिख सकता हूं कि फोर्स ऑन दिस प्रोटॉन विल बी इक्वल टू प्रोटॉन का चार्ज और इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो आ जाएगा आपके पास 2k लैम्डा डिवाइडेड बाय r। सारी वैल्यूज रख दीजिए, 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 into 2 into k which is 9 into 10 to the power 9, और यहाँ पे है lambda, lambda is 4 into 10 to the power 5 divided by r, r is the perpendicular distance which is 10 millimeter। तो 10 मिलीमीटर को लिखूंगा 10 into 10 to the power minus 3, ऐसा यूनिट्स में कन्वर्ट कर दिया। तो यहाँ देखिए बेटा आप
10 टू द पावर -19 है, 10 टू द पावर 9 है, 10 टू द पावर 5 है, 10 टू द पावर ऊपर जाएगा तो ये 3 बन जाएगा, 2 बन जाएगा। तो ये आपको मिल जाता है 1.6 इंटू 2 इंटू 9 इंटू 10 टू द पावर -19 प्लस 9 और 5 14 और 14 और 2 16, तो यहाँ बन जाएगा आपके पास 16। सो ये बन जाएगा आपके पास 9 और 2 18, एक 4 और है भाई यहाँ पे, ये आ जाएगा आपके पास 8 72। सो 72 इंटू 1.6 इंटू 10 टू द पावर -3 आपको ये रिजल्ट मिलने वाला है। सॉल्व कर लीजिए इसको। 16 32 का 2 हासिल लगी 3, 112 115, 115.2 इंटू 10 टू द पावर -3, सो 1.152 इंटू 10 टू द पावर -1 आपको यहाँ पे आंसर मिल जाएगा। आंसर आपको मिल जाएगा फोर्स का। तो ऑप्शन मैच करवाइए, 1.15 इंटू 10 टू द पावर -1 न्यूटन हमारा सही आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका सही आंसर है। इसके बाद आगे चलते हैं अगले सवाल की तरफ। सवाल नंबर 14 क्वेश्चन पेज नंबर 12 से लिया हुआ है। Coulomb's law of electrostatics for the force between the two point charge most closely resembles, सबसे ज्यादा किस चीज से मेल खाता है, ये किस चीज से रिजेंबल करता है, ये 4 ऑप्शन से आपको बताना है। तो यहां है सबसे पहले कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। तो हम जानते हैं कि दो चार्जेस के बीच में लगने वाला जो फोर्स है वो Q1 Q2 डिवाइडेड बाय R स्क्वायर के बराबर होता है। ये फोर्स है दो चार्जेस के बीच में जो कुलम्ब्स ने बताया था। और जो न्यूटन ने बताया लॉ ऑफ ग्रेविटेशन वो क्या है, G m1 m2 डिवाइडेड बाय R स्क्वायर। तो हम कह सकते हैं कि ये काफी ज्यादा सिमिलर हैं, इनवर्स स्क्वायर हैं। यहाँ पे चार्ज के प्रोडक्ट के प्रोपोर्शनल है, यहाँ पे मास के प्रोडक्ट के प्रोपोर्शनल है, यहाँ चार्जेस के बीच के डिस्टेंस के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, यहाँ भी मासेस के डिस्टेंस के बीच में डिस्टेंस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो यहाँ पे डी ऑप्शन जो है वो हम कह सकते हैं कि क्लोजली रिजेंबल करता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की बात कर रहे हैं 2 पॉइंट चार्ज। और तो यहाँ पे फोर्थ ऑप्शन जो है उसे आप टिक कर सकते हैं। इसका आंसर 1 नहीं, इसका आंसर 4 होना चाहिए। इसका आंसर 4 होना चाहिए कि ये न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन से रिजेंबल खाता है। इसके बाद आगे चलते हैं अगले सवाल की तरफ। सवाल नंबर 15 जो है ये पेज नंबर 39 से लिया हुआ है। A point charge Q of mass m is placed in front of uniformly charged infinite sheet and released. चार्ज को छोड़ दिया जाता है इनफाइनाइट शीट के पास लाके। The surface charge density of sheet is sigma. The kinetic energy of the charge after t second कितना होगा? तो यहाँ देखिए हमारे पास एक शीट है और शीट के ऊपर जो चार्ज है, चार्ज का डेंसिटी है वो सिग्मा के बराबर है। हम मान के चलेंगे कि ये चार्ज जो ये शीट है ये नॉन कंडक्टिंग शीट है। ठीक है, यहाँ पे हम मानेंगे कि ये नॉन कंडक्टिंग है। नॉन कंडक्टिंग है इसका मतलब एक ही लेयर है चार्ज का, नॉन कंडक्टिंग लेयर। तो इस शीट की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड इसके पास में होने वाला है, इलेक्ट्रिक फील्ड दैट विल बी इक्वल टू सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, ये इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। यदि यहाँ पे एक चार्ज Q रखा जाएगा तो उसके ऊपर लगने वाला फोर्स होगा F इज इक्वल टू QE और आ जाएगा सिग्मा Q अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। और फोर्स हमें पता चल गया तो मुझे बताना क्या है, मुझे काइनेटिक एनर्जी बतानी है t टाइम के बाद। तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूं कि इसका एक्सेलरेशन चार्ज पार्टिकल का कितना हो जाएगा, QE सिग्मा इंटू Q डिवाइडेड बाय 2m एप्सिलॉन नॉट, ये हो गया एक्सेलरेशन। और यहाँ पे t स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दूं, हाफ ए टी स्क्वायर, हाफ इंटू टी स्क्वायर, तो हमें यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट मिल जाने वाला है। डिस्प्लेसमेंट हमें मिल जाएगा, कितना आ जाएगा, लेट्स से s के बराबर ये डिस्प्लेसमेंट आ जाता है। तो यहाँ पे मैं वर्क डन लिख सकता हूं, कितना हो जाएगा, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। तो यहाँ से फोर्स हमें मिल जाएगा कितना, Q सिग्मा डिवाइडेड बाय 2m एप्सिलॉन नॉट, ये आ गया फोर्स, और डिस्प्लेसमेंट हमें मिल जाएगा सिग्मा Q डिवाइडेड बाय 2m एप्सिलॉन नॉट इनटू हाफ इनटू t स्क्वायर। तो आंसर यहाँ पे हमें मिल जाता है, कितना आ जाएगा, सिग्मा स्क्वायर Q स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4, और 4 ये 2 टू 4 और ये 2 आ जाएगा आपके पास 8, नीचे आ जाएगा 8, यहाँ पे आ जाएगा m स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर और यहाँ पे आ जाएगा t स्क्वायर। तो ऑप्शन मैच करवा लीजिए जिसमें 8 आना चाहिए और ऊपर सारे स्क्वायर हैं, नीचे सिर्फ m आ रहा है। तो हमें काइनेटिक एनर्जी निकालना था, हमने क्या किया है, एक्सेलरेशन लिख दिया यहाँ पे गलती से। तो यहाँ पे आप मास को हटा दीजिए यहाँ पे, और यहाँ से एक मास का पावर कम हो जाएगा, तो यहाँ से सी ऑप्शन जो है आपका सही हो जाने वाला है। ठीक है, समझ गए। यहाँ पे मैंने मास एक्स्ट्रा लिख दिया था, यहाँ पे मैंने एक्सेलरेशन लिख दिया था, बल्कि मुझे यहाँ पे मैंने m ज्यादा लिख दिया। ठीक है,
इसके बाद आगे चलते हैं अगले सवाल की तरफ, क्वेश्चन नंबर 16 जो पेज नंबर 31 से लिया हुआ है कि इलेक्ट्रिक डायपोल है कंसिस्ट ऑफ टू इक्वल एंड ऑपोजिट चार्जेस दिस मच एंड दिस मच, पॉजिटिव और एक नेगेटिव, डिस्टेंस है उनके बीच का 2 मिलीमीटर, डायपोल इज प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ दिस मच, मैक्सिमम टॉर्क exerted by field on the dipole is। तो मैं टॉर्क का फॉर्मूला आपको बता चुका हूं कि टॉर्क का मैग्नीट्यूड होता है PE sin थीटा के बराबर, और डायपोल का डायपोल मोमेंट चेंज नहीं कर रहे हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड चेंज नहीं कर रहे हैं, लेकिन हमें पूछा गया है कि मैक्सिमम वैल्यू कितना होगा। इसका मतलब जो इसका ओरिएंटेशन है डायपोल का इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर उसको चेंज किया जा रहा है, यानी कि थीटा को चेंज किया जा रहा है। साइन थीटा कितना हो सकता है मैक्सिमम 1 के बराबर, तो यहां से टाउ मैक्स की वैल्यू मैं लिख सकता हूं, टाउ मैक्स विल बी इक्वल टू P इंटू E इंटू 1, तो कितना आ जाएगा आंसर PE के बराबर। और P क्या होता है, चार्ज का मैग्नीट्यूड इनटू डिस्टेंस बिटवीन देम इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड, तो ये हमारे पास मैक्सिमम टॉर्क मिलने वाला है QD इंटू E के बराबर। तो यहाँ पे चार्ज की वैल्यू लिखिए 2 इंटू 10 टू द पावर -2 माइक्रोकूलम है तो 10 टू द पावर -6, डिस्टेंस बिटवीन देम इज 2 इंटू 10 टू द पावर -3, और यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगा 10 टू द पावर 7। तो इसको सॉल्व करेंगे, देखिए कितना आएगा, 2 और 2 4 इंटू 2 और 6 8 और 3 11 -4 10 to the power -4, so 4 into 10 to the power -4 न्यूटन मीटर will be the maximum torque, which is option number B, हमें सही मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं। सवाल आपसे कहता है a uniformly charged conducting sphere of 3 meter diameter has a surface charge density of this much microcoulomb per meter square, what is the total electric flux leaving the surface of the sphere। तो यहां देख सकते हैं कि हमारे पास एक कंडक्टिंग स्फीयर है, और कंडक्टिंग स्फीयर के ऊपर जो चार्ज का डेंसिटी है वो हमें दिया हुआ है 90 माइक्रोकूलम पर मीटर स्क्वायर। मीटर स्क्वायर में क्यों दिया है, बिकॉज कंडक्टिंग यदि स्फीयर की बात करते हैं तो पूरा का पूरा जो चार्ज है उसकी सरफेस पर आ चुका होगा, और इलेक्ट्रिक फील्ड की यदि बात करें तो इलेक्ट्रिक फील्ड सरफेस से पास हो रहा होगा ऐसे रेडियली आउटवर्ड डायरेक्शन में, रेडियली आउटवर्ड डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड पास हो रहा होगा, और इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड होगा KQ डिवाइडेड बाय R स्क्वायर के बराबर। तो हमें बताना है कि फ्लक्स कितना पास हो रहा होगा। तो यदि मैं कोई छोटा सा एरिया यहाँ पे लेता हूं तो इसका एरिया वेक्टर होगा यहाँ पे, और जितने भी एरिया वेक्टर लूंगा, एरिया वेक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ 0 डिग्री एंगल बनाएंगे। कोई भी छोटा सा एरिया लूंगा तो इसका एरिया वेक्टर है ऐसे बाहर की तरफ, इलेक्ट्रिक फील्ड भी बाहर की तरफ है, दोनों के बीच में एंगल जो है 0 डिग्री के बराबर है। तो यहां से छोटा सा फ्लक्स में लिख सकता हूं कितना, E इंटू DA के बराबर इंटू cos 0 विच इज 1। इंटीग्रेट करेंगे दोनों तरफ, इलेक्ट्रिक फील्ड हर जगह यूनिफॉर्म है तो यहाँ पे एरिया का इंटीग्रेशन आ जाएगा E इंटू 4 पाई R स्क्वायर, यहाँ पे लिख सकता हूं दिस इज इक्वल टू D फाई इज इक्वल टू E इंटू A। और इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में क्या लिख सकते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड हमारे पास आ जाएगा KQ डिवाइडेड बाय R स्क्वायर, और यहाँ आ जाएगा आपके पास 4 पाई R स्क्वायर के बराबर। अब हम जानते हैं कि चार्ज डेंसिटी जो है उस चार्ज डेंसिटी को लिखा जा सकता है चार्ज अपॉन एरिया। तो यहाँ पे चार्ज को लिख सकता हूं चार्ज डेंसिटी इंटू एरिया, तो यहाँ पे आपको रिजल्ट मिलेगा 9 इंटू 10 टू द पावर 9, ये आ गया K का वैल्यू, और यहाँ पे है Q को लिखूंगा सिग्मा इंटू सरफेस एरिया, सिग्मा इज 90 माइक्रोकूलम है 10 टू द पावर -6 इंटू एरिया विच इज 4 पाई R स्क्वायर, और 4 पाई R स्क्वायर एक और है साथ में, और नीचे हमारे पास है R स्क्वायर से एक R स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाता है, पाई स्क्वायर की वैल्यू अप्रोक्सीमेटली 10 लिख सकते हैं, तो आएगा 9 इंटू 10 टू द पावर 9 इंटू 9 इंटू 10 टू द पावर -5 इंटू 4 और 4 16 16 पाई और पाई स्क्वायर विच इज 10, और यहाँ पे R स्क्वायर को क्या लिख सकता हूं मैं 3/2 का स्क्वायर, तो आ जाएगा आपके पास ये 9/4। तो 4 से इसको हटा दीजिए 40 बार, तो आपको मिलेगा 81 इंटू 9 आप करिए, यहाँ पे कितना आएगा 9 और 72, सो इट विल बी 729 इंटू 40 भी कर दीजिए, तो आ जाएगा आपके पास 0 6 3 1 1 29, सो 29160, और यहाँ पे 10 टू द पावर 9 और 10 टू द पावर -5 कितना आ जाएगा 10 टू द पावर 4 आपको मिल जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो आपको मिलेगा 2.9 इंटू 10 टू द पावर 1 2 3 4 और जुड़ जाएगा 10 टू द पावर 8 आपको आंसर मिल जाएगा। सो 2.9 के आसपास आपको आंसर मिलेगा इंटू 10 टू द पावर 8। सबसे क्लोजेस्ट ऑप्शन जो है वो मिल रहा है आपको ऑप्शन नंबर 2, तो यही आप टिक कर सकते हैं। इसके बाद आगे चलते हैं अगले सवाल की तरफ जो एनसीईआरटी पेज नंबर 48 से लिया गया है।
क्वेश्चन नंबर 19 इसका नाम है इनकरेक्ट स्टेटमेंट अमंग द फॉलोइंग इज। कौन सा स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, सही नहीं है, वो आपको चूज करना है। तो पहला ऑप्शन है कि गॉस लॉ इज यूजफुल इन कैलकुलेटिंग इलेक्ट्रिक फील्ड व्हेन सिस्टम हैज सम सिमेट्री। बिल्कुल ठीक बात है, गॉस लॉ आप कैसे भी लगा सकते हैं, लेकिन उसका सबसे बेस्ट यूज, उससे एक बहुत ही आसान रिजल्ट हमें जब मिलता है जब सिस्टम के पास कोई ना कोई सिमेट्री हो। तो इसका मतलब ये स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक है। दूसरा स्टेटमेंट कहता है कि गॉसियन सरफेस कैन पास थ्रू अ कंटीन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। एक कंटीन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन से ये पास हो सकता है, बिल्कुल ठीक बात है, पास हो सकता है। दिक्कत आती है जब एक डिस्क्रीट चार्ज की बात करते हैं। डिस्क्रीट चार्ज से हम इसको क्रॉस नहीं करवाते, लेकिन कंटीन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है तो हो सकता है, पास कर सकता है। यूजफुल रिजल्ट मिलेगा नहीं मिलेगा ये बात नहीं है, लेकिन पास करवा सकते हैं। गॉस लॉ इज बेस्ड ऑन इनवर्स स्क्वायर डिपेंडेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन डिस्टेंस। बिल्कुल ठीक बात है। हम जानते हैं कि कूलम्स लॉ में बताया गया था कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है आर स्क्वायर के, तो वो यदि वैलिड है तभी गॉस लॉ वैलिड होगा। डी ऑप्शन कहता है आपसे इन सिचुएशन व्हेन सरफेस इज चोजन दैट सम चार्जेस आर आउटसाइड एंड सम इनसाइड, इलेक्ट्रिक फील्ड whose flux appears on the left of the Gauss equation is only due to the charges inside the closed surface। ये गलत है। देखिए कहना क्या चाह रहे हैं, ये कह रहे हैं कि जब हम कोई गॉसियन सरफेस ले लेते हैं तो उसके अंदर भी चार्ज हो सकते हैं, बाहर भी चार्ज हो सकते हैं। तो जब हम लिखते हैं कि क्लोज इंटीग्रल ऑफ ई डॉट डी एस इज इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, तो इसमें जो लेफ्ट हैंड साइड पे इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो अंदर आने वाले चार्जेस की वजह से होता है, ऐसा नहीं है। जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है किसी भी पॉइंट पर, वो इस चार्ज की वजह से भी और इस चार्ज की वजह से भी, अंदर और बाहर दोनों जो चार्जेस हैं उनकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड लेफ्ट हैंड साइड में हम गॉस लॉ में लिखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे डी ऑप्शन जो है आप यहाँ पे टिक कर सकते हैं, ये इनकरेक्ट ऑप्शन है।